दोस्तों नमस्कार। एग्री यूपीएससी ऑप्शनल चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये यदि क्वेश्चन ऐसा है कि चैलेंजेस व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, तो उसमें भी आप ये बेसिकली पॉइंट्स तो सेम ही है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क रहेगा, तो उसमें भी आप इस आंसर को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जी चैलेंजेस फेस्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या क्या फेस करती है। सबसे पहले है जी चेंजिंग रेगुलेटरी लैंडस्केप, कि जो लीगल लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स होती हैं, उनमें क्या है कि रेगुलेटरी जो लैंडस्केप है ना, ये लगातार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पावर, पार्टी इन पावर। तो कभी कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो है ये, कभी कहते हैं ये नहीं है, तो बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की भी कि भाई टैक्स इतना लगेगा आप पे, उसमें भी लगातार चेंज होता रहता है। तो अनसर्टेनिटी बड़ी रहती है जो एमएनसीज रहती है ना उनको, कि भारत में हम काम करने जाएं और कभी ये चेंज हो जाए, कभी वो हो जाए। फिर इंस्पेक्टर राज थोड़ा वो कहते हैं कि रेड टेपिज्म वगैरह भारत में ज़्यादा है। सेकंड है जी कंप्लायंस इश्यूज और हार्मिंग सप्लाई रिलायबिलिटी। कंप्लायंस इश्यूज कैसे होते हैं, कभी लेबर लॉज हैं, फिर कोई प्रोडक्ट बनाया, उस पर रिसर्च की, रिसर्च पे R&D भारत में कम खर्चा होता करते हैं कंपनियां, विदेशों में ज़्यादा करती हैं। फिर उसके बाद कभी एवरग्रीनिंग का केस चल पड़ता है, तो उस तरह पॉलिटिकल पार्टी होती है या सरकार है, जो MNCs वगैरह हैं, वो आपस में दाव पेच ही खेलती रहती हैं। फिर लेबर लॉज हो गए, वो स्ट्रिक्ट हैं भारत में, वहाँ नहीं है इतने। फिर वो पेटेंट को मांगते हैं कि हमारे पेटेंट को एवरग्रीनिंग करो, यहाँ गवर्नमेंट मना कर देती है उसको। तो कभी इंपोर्ट डिपेंडेंसी का चक्कर, कभी एक्सपोर्ट का, तो सप्लाई रिलायबिलिटी उनकी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि कभी सेल्स के लिए परमिशन लो, कभी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए परमिशन लो, तो उसके बाद मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की टसल इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। फिर है जी इंपोर्ट डिपेंडेंस। इंपोर्ट डिपेंडेंस तो अपने आप ही होनी है भारत में, क्योंकि R&D तो पे ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, तो इसलिए जो मैक्सिमम इंपोर्ट डिपेंडेंसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसे हम बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो API होते हैं ये बेसिकली चाइना, इसका रॉ मटेरियल का एक बड़ा स्रोत है। चाइना से ही मैक्सिमम भारत में रॉ मटेरियल, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है ना, उसकी सप्लाई की जाती है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है जी इसकी। फिर है जी इनसफिशिएंट R&D। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत में R&D पे खर्चा कम होता है, क्योंकि उन्हें पेटेंट की सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाती, कि एवरग्रीनिंग चाहिए उनको MNCs को, और भारत सरकार उनको एवरग्रीनिंग की पेटेंट की परमिशन देती नहीं है। फिर है जी मैन्युफैक्चरिंग डिसेबिलिटी, कभी स्ट्राइक्स हो जाती हैं, कभी हड़ताल वगैरह, तो और कभी प्रॉपर सप्लाई चेन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, कि सप्लाई चेन में कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई पेंडेमिक आ गया, या कभी कोई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई, तो इस चक्कर में ये नहीं हो पाती है। फिर जी आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस इन अडोप्शन ऑफ AM। AM होता है जी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसका दूसरा नाम है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग मीन्स कि आप एक चीज़ को एक बार में बना नहीं रहे हो प्रिंट, आप उसका एक प्रोटोटाइप बना रहे हो कंप्यूटर में। फिर जो मटेरियल है वो आपने डाल दिया, उस मटेरियल से स्लाइसिस लेयर बाय लेयर करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर गमला ले लो आप। गमले में क्या करेंगे, सीधा गमला, जैसे कोई मिट्टी का बनाना है या सीमेंट का बनाना है, तो जो उसके मेकर होता है तो वो बना देता है, उसको ढाल देता है, उसकी उस रूप में देता है। पर जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, इसमें वो लेयर बाय लेयर रखेगा, उस पर एक लेयर रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करके वो गमला को बनाएगा। तो इसका मिनिस्ट्री है
आप बता सकते हैं वैसे आप में से कोई? चलो मैं ही बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। नीति है ना, वो इसकी मिनिस्ट्री है जी। तो चैलेंजेस क्या है इन अडोप्शन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जी? हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कि जो उसके इक्विपमेंट है ना उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड मटेरियल भी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आम मटेरियल तो यूज़ हो नहीं सकता, उसके लिए डिज़ाइंड होना चाहिए मटेरियल अलग से, तो उनकी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है। फिर है जी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी होगी क्योंकि भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी को अच्छी नो हाउ नहीं है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है, और अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं हुई है। तो इसलिए मटेरियल जो भी है, इनपुट्स जो हैं, मशीन्स वगैरह सब इंपोर्ट्स होगी, तो इसलिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी इसकी। फिर है जी लैक ऑफ फॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कि अभी कोई ऐसा है नहीं जिसने जो बना दिया वो ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बनाए नहीं गए हैं फिलहाल कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपकी ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये इसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। फिर है जी रिस्क ऑफ जॉब लॉसेस। अभी आम लोगों को डर है कि यदि ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से काम किया इसने, तो लोगों की जो जॉब के सर्च में रहते हैं पर्सन, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिकली जो सारा काम है वो लगभग मशीन ही कर लेंगी। फिर है जी लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। भारत में इसके स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है। अनसर्टेनिटी इन रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अनसर्टेनिटी रहती है बड़ी। रेगुलेटरी और जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, उसमें कभी कुछ चेंज करते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं ये लोग। अब है जी एडवांटेजेस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। आपने 3D प्रिंटिंग के देखिए कि भाई कारण क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे उनकी एडवांटेजेस। यदि इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करते हैं, तो हमें फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। एक होता है एक्सेलरेटेड प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मीन्स हम कंप्यूटर में एक डिज़ाइन बना दिया, तो इस तरह डिज़ाइन बनाओ और उसके हिसाब से एक कमांड से मटेरियल या कोई मशीन है या कोई टूल है वो तैयार हो जाएगा। तो प्रोटोटाइपिंग को इससे बढ़ावा मिलेगा। फिर ईज इन कस्टमाइजेशन। पहले क्या था कि कोई भी आप इक्विपमेंट बना रहे हैं तो उसका वो पार्ट कहीं बन के आ रहा है, वो पार्ट कहीं बन के आ रहा है, फिर उनको जोड़ते थे, असेंबल करते थे उन्हें। अब क्या होगा कि आपने कस्टमाइजेशन उसकी फटाफट ही हो जाएगी। एक बार आपने कमांड देनी है, उसके अंदर जो मटेरियल इक्विपमेंट होंगे वो लगेंगे, उसके बाद उसकी फटाफट मेकिंग हो जाएगी एक बार में ही। फिर है जी एनर्जी सेविंग्स एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। एनर्जी की सेविंग इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो फ्यूल है एक्सेस वो कम होगा, और पावर का कम यूज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा कम आ जाएगा, लेबर चार्जेस बच जाएंगे। तो इसके एनर्जी होगी। और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, कि कोई भी मान लो रॉ मटेरियल किसी इक्विपमेंट को बनाने के लिए लग रहा था तो उसकी क्वांटिटी घट जाएगी, तो ये एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट ही है। फिर है जी इन्वेंट्री स्टॉक रिडक्शन। इन्वेंट्री स्टॉक होता है कि कोई भी कंपनी अपना माल कुछ समय के लिए बना के रखती है ताकि इसकी हम ज़रूरत होने पर सेल कर सकें। तो इन्वेंट्री स्टॉक होगा ना, और उसकी रिडक्शन इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक कमांड देने से लगातार वो असेंबल करेगा और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर देगा वो, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए उसकी रिडक्शन हो जाएगी। और लेस्ट वेस्ट जनरेशन। वेस्ट प्रोडक्ट है, पहले कोई चीज़ तो कट रही थी, पॉलिश हो रही थी, तो उसमें वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा निकल रहा था, अब लेस वेस्ट का जनरेशन होगा। फिर होगा जी ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, कि मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी फटाफट हो जाएगी और असेंबली भी, असेंबली तो वो खुद ही कर देगा इसलिए। फिर है जी प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में हमें ये दिक्कत नहीं है ना कि दिन में शिफ्ट होनी चाहिए, रात में शिफ्ट होनी चाहिए। अब कई जगह क्या है कि पावर की सप्लाई की शॉर्टेज चलती है, तो पावर सप्लाई जैसे रात में आई तो रात वाली शिफ्ट काम करेगी, दिन में नहीं आई तो दिन वाली शिफ्ट में लोग जो आए थे वो आराम ही करेंगे। ऊपर से लोगों की एफिशिएंसी और एक मशीन की एफिशिएंसी में दिन रात का फ़र्क होता है, मशीन फटाफट मैन्युफैक्चरिंग कर देगी।
तो इसमें क्या होगा जी, प्रोडक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि मशीन को रात को ऑर्डर दे दिया, रात को काम कर देगी, जब लाइट आई जब भी काम कर देगी वो। तो प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, जब चाहो आप जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। मान लो किसी का ऑर्डर देना है, उसको उस टाइम पावर की सप्लाई नहीं मिल रही, उस टाइम जनरेटर का यूज़ कर लिया, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल ही रही है ना उस मशीन के द्वारा। फिर है जी सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट, इससे सप्लाई चेन की भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि मान लो कोई चीज़ एक एक कंपोनेंट असेंबल हो रहे थे पहले, अभी एक कंपोनेंट एक बन के ही आराम से चला जाएगा, तो सप्लाई चेन है जो वो अच्छी हो जाएगी।